हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमने अपनी पिछली क्लास में 5 असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन किए थे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अपने नेक्स्ट 5 असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सरफेस डेंसिटी ऑफ 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इक्वल, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर देयर सरफेस आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या दिया हुआ है कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर हैं जिनकी रेडियाई तो डिफरेंट है लेकिन उनकी जो कंडक्टिविटी है वो सेम है। ठीक है ना बच्चों, तो क्या कह रहा है आपके पास जो सिग्मा 1 है और जो सिग्मा 2 है वो आपकी सेम दी हुई है। और आपको पता है चार्ज पर यूनिट एरिया आपकी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो इससे आपकी बच्चों Q1 और Q2 का रेशियो आ जाएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। और आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो E1 अपॉन E2। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। और आपको पता है कि इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, तो Q1 अपॉन Q2, तो Q1 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कैसे हो गए, सेम। क्लियर है इतनी बात। तो बच्चों हमसे पहले उसमें ये कहा गया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इक्वल, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर देयर सरफेस और ऑल्सो इक्वल। बिल्कुल सही बात है। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी सही है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो पहले स्टेटमेंट को दूसरा वाला एक्सप्लेन नहीं करता, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा बच्चों वो बी होगा। यानी कि दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 3 इक्वल चार्जेस आर सिचुएटेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर सच दैट दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। चलो भाई देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है भाई, ले लेते हैं एक सर्कल, और आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उस पर 3 चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, और ये इसका सेंटर है। अगर इस पर हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो ध्यान से देखना बच्चों, ए बी और ये सी। अब देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अगर इस पर देख रहे हो तो इधर होगी, हाँ या ना। सी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो वो किधर होगा, वो इधर होगा। इसको नाम अगर मैं E2 और E3 दूं, तो अगर बच्चों इसका रिजल्टेंट देखें तो कहीं यहाँ आएगा ना रिजल्टेंट। अगर आप पैरेललोग्राम लो से निकालोगे तो इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा जिसका नाम दिया हुआ है E4। अब अगर बच्चों कि ये जो ए पर चार्ज रखा हुआ है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैं कह सकता हूं कि बी और सी के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है अगर वो ए के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए तो ये इसे कैंसिल करेंगे। चलो एक बार और पढ़ते हैं अपना। The 3 equal charges are situated on a circle of radius r such that they form an equilateral triangle. The electric field intensity at the center is 0. ठीक है इतनी बात। The force on unit positive charge at the center due to 3 equal charges are represented by the 3 sides of triangle. Then in the same order, therefore electric field intensity at the center is 0. बिल्कुल सही है। यानी कि 2 का जो रिजल्टेंट है अगर वो तीसरे से कैंसिल हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। बिल्कुल सही है। यानी कि पहले का दूसरा एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाता है बच्चों ए। क्या ऑप्शन हो गया, ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों अगला पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा,
द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डाइवर्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज एट नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर कन्वर्ज होती हैं। सही बात है। अ चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग ए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये कह रहा है अगर हम चार्ज को छोड़ें तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर क्या करेगा, मूव कर। लेकिन ये बात तभी सही है जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दें। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है और यहाँ पर आप किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ते हो किसी वेलोसिटी से, तो ये इधर जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप किसी एंगल पर छोड़ दो, किसी एंगल पर अगर आप भेजते हो, तब ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा जिस डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। क्योंकि बच्चों दो वेलोसिटी मिलेंगी आपको पास, दो कंपोनेंट होंगे, एक अगर u cos थीटा है और दूसरा होगा u sin थीटा, जो इसके मोशंस को बिल्कुल वैसे ही कराएंगे बच्चों जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था क्लास 11th में। तो इस वाले केस में आप नहीं कह सकते, सिर्फ इस केस में तो कह सकते हो कि हाँ जी अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा। तो हाँ ये बात तो क्लियर होगी कि द इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव में एंटर करती हैं। और स्टेटमेंट जो है एक कंडीशन के लिए तो सही है लेकिन दूसरे के लिए सही नहीं है। तो जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि रीज़न जो है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों 9th की ओर पढ़ते हैं। कह रहा है चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो आप उसे अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो निगेटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन लोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। आया ना। चलो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। अब कहता है मास ऑफ बॉडी डिक्रीज स्लाइटली व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज। ये गलत है। कैसे? तो बच्चों अगर आपको किसी को भी चार्ज देना है, आप क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। अगर मैं किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देता हूं तो वो कैसी बन रही है, निगेटिव। अब निगेटिव चार्ज बन रही है तो उस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब मैंने किसी बॉडी पर ये इलेक्ट्रॉन दिए तो सिंपल सी बात है उसका मास तो बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी, तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारा रीज़न गलत है। सही है ना। यानी कि ये बात बिल्कुल सही हो गई कि अगर हम चार्ज का ट्रांसफ़र करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का तो वो चार्ज हो रहा है यानी कि निगेटिवली चार्ज है, लेकिन मास उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कोई नई वीडियो बनाई जाए तो आप बच्चों से कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी और आपको लगता है कि ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है तो आप उस पर कमेंट करते रहें। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पर। देखो बच्चों रेंज ऑफ कूलम्ब फोर्स इज़ इनफाइनाइट। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा था जो हमारे पास कूलम्ब फोर्स होता है वो शॉर्ट से लेके और लॉन्ग रेंज दोनों के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। यानी कि आपके पास जो भी कूलम्ब्स लॉ लग रहा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रेंज के लिए होता है। ठीक है। और ये तभी लगता है जब दोनों के दोनों कैसे हों, चार्ज्ड हों। अगर ये भी हमारा चार्ज्ड है और ये भी चार्ज्ड है तभी आप इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख सकते हो। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, असर्शन भी और रीजन भी। रेंज ऑफ कूलम्ब फोर्स इज इनफाइनाइट। ठीक है। एंड कूलम्ब फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ये भी सही है। यानी कि दोनों सही हैं तो ऑप्शन हमारा आ जाता है बी। तो पांचों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। यानी कि एक तरह से हमने इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी भी देख ली, एक पर हमने कूलम्ब भी फोर्स देख लिया और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र पर किस तरह से मास इंक्रीज होता है वो भी देख लिया। तो हमारे ये 6 से लेकर 10 तक असर्शन रीज़न कंप्लीट होते हैं बच्चों। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।